हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जो कि इसमें है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और भी सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर और एनसीईआरटी पढ़ना है तो भी उस प्लेलिस्ट में बना हुआ है चैनल, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट नाम बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। इसको देखते हैं नोट्स पहले। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट व उसके अधीन हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल वर्तमान में 34 यानी कि 33+1 एक है CGI। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के एवं हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे की बात करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी हाईकोर्ट का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी हाईकोर्ट या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में वह परंपरागत विधिवक्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन आता है हमसे कि संविधान में न्यायालय मतलब जज बनने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम वर्ष उनका एज जो है कितना वर्ष होना चाहिए। तो देखिए, इसमें संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बस खाली किया गया है तो कब रिटायर होंगे उसका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। मतलब कि उसको हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हटा सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे 2/3 बहुमत होना चाहिए। न्यायाधीश यानी जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145 के 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों
या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्वलोकन यानी रिव्यू किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इस शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारित पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 139 का क 2 के तहत देश के किसी हाई कोर्ट में चल रहे मामले या वाद को किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधिकारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 139 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अब आता है प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। याद रखिए डेट, 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो हुआ था भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह होती है संसद में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है? तो देखिए इस समय 34 है, 33 + 1, 31 था, अब 34 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं 33। इस 2007 का क्वेश्चन इसलिए स्टार लगाए, इसमें होते हैं 33 और +1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तब होगी तो उस समय 30 + 1 किया गया था, 31, लेकिन अब इस समय 34 + 1 है। क्वेश्चन नंबर है 7, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसमें कम से कम 10 वर्ष तो होना चाहिए, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो सुप्रीम राष्ट्रपति को करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो महाभियोग, इसमें राष्ट्रपति के संसद में सिफारिश करने पर। ऑप्शन डी। बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, 2/3 की सिफारिश चाहिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए वो गलत है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो देखिए वो भी गलत है। कथन 3 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो देखिए ये सही है। कथन 4 है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये सही है। 3 और 4 तो ऑप्शन हो जाएंगे सी। देखिए IAS प्री 2019 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो कौन? तो ये संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये होती है 65 वर्ष। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह होती है 65, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो यह किया जाता है संसद द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्त की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो यह कथन इसमें एक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो केवल ये गलत है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो ये भी सही है। कथन 4 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है, तो ये गलत है, यानी कि 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है। देखिए दोनों गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो यह होता है किसी भी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह होता है ऑप्शन डी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 में, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुप्रीम कोर्ट के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है, तो यह होता है 4, यानी ऑप्शन बी है 4। क्वेश्चन नंबर 25 से, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह होता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसमें देखिए ये सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, तो सही है। कथन 2 है, भारत में किसी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए IAS प्री 2021 से क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ऑप्शन ए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी। देखिए IAS में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, एक बार 1996 एक बार 2014 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। कथन 2 है, भारत की संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत है। तीसरा है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के संघ के बीच का विवाद है, तो ये भी गलत है। चौथा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सही है। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। IAS प्री 2012 क्वेश्चन है। 34 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है, तो ये गलत है। बाकी सही होगा, तो यानी बी पढ़ लेते हैं इसको। ऑप्शन बी है, वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, ये सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश को पुनर्विचार करने के लिए शक्ति है, ये भी सही है। तो इस प्रकार 34 का ए हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय देश की अदालत उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी हाई कोर्ट या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यही गलत है। ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही, ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 35 का ऑप्शन सी होगा। 36 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सकता है। मतलब कि जो भी वो निर्णय लेता है वो उसकी वैल्यू होती है और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट में एवं सुप्रीम कोर्ट में। 38 में है, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो यह होता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन ए। 39 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यह है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो ये किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये अभी हम लोग केशवानंद भारती देखा, तो केशवानंद भारती तो ठीक रहता। 41 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 227 में। तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन ए, 245 में नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो यह होता है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी, तो देखिए ये गोरखनाथ केस थे, इसमें 13 न्यायाधीश थे 1973 में। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश की गठन किया गया, जो गोरखनाथ बना पंजाब में 1968 में किया गया। तो इस प्रकार अगर इसमें ऑप्शन रहता केशवानंद भारती, तो केशवानंद भारती सही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है गोरखनाथ, तो गोरखनाथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, तो ये होता है गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वाद एवं उस वाद में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए है, तो देखिए इसमें पहचानना है। ऑप्शन ए है इंदिरा साहनी वाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी पर क्रीमी लेयर, ऑप्शन बी है विशाखा वाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कामकाजी महिलाओं की संरक्षण, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मेनका गांधी वाद, तो ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो ये भी सही है। बेला बनर्जी वाद, तो ये विदेश यात्रा के लिए है, तो ये इनका यही गलत है। बेला बनर्जी पश्चिम बंगाल में विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 संबंधी था। विदेश यात्रा के अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के सुप्रीम कोर्ट से मेनका गांधी का था, तो इस प्रकार ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है, तो ये सही है सुप्रीम कोर्ट केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है यह केवल परामर्श संबंधी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो यह होता है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं, तो इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किए जा सकते हैं, तो ये किए थे अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है, तो ये है अनुच्छेद 137, ऑप्शन ए।
51 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन बी है। 52 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए ये है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ऑप्शन ए सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो ये हो सकता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। IAS 2019 से क्वेश्चन है। 54 नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? तो यह होता है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है? तो यह होता है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों को तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये गलत है। कथन 2 है, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये सही है। तो भारत का संविधान मूल ढांचे का नहीं, वो बल्कि उद्देश्य का करता है। तो इस प्रकार इस एक गलत है, 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 58 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी। 59 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी हाई कोर्ट की अधिकारिता नहीं होगी। तो देखिए ये गलत है, होती है। और कथन 2 है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। IAS प्री 2019 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है? तो यह होता है भारत में, USA दोनों में, भारत और USA। क्वेश्चन नंबर 61 है, कथन और कारण, भारत में न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो देखिए ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उधार की वस्तुओं से भारतीय संविधान क्या लेना देना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है? तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑप्शन सी। 67 नंबर का 68 है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट, वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 है, कथन और कारण है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए ये गलत है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए ये अनुच्छेद 32 में है। 72 नंबर है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो यह है संसद को, ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा विधि बनाकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो यह होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। 75 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए
परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन किया है, तो यह किया है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। देखिए ये गलत है पहला। कथन 2 है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, तो ये सही है। कथन 3 है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का मत सरकार पर बाध्य नहीं होता, तो ये सही है। कथन 4 है, सुप्रीम कोर्ट को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह होता है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो यह देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 143 के 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79 यानी 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, तो यह देता है यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तब, बाकी कोई समय नहीं है, तो ये 79 का हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अभिमान्यता पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो ये किया है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, तो ये ली जाती है संसद के सदस्य द्वारा, नहीं सॉरी संसद के सदस्य द्वारा नहीं है, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुख्य जजों के बारे में ही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी। 83 नंबर है, देखिए यहाँ पर वाद और विषय को मिलान करना है, तो हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है AK गोपालन बनाम, तो यह होते हैं निवारक अवरोध प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य है, तो ये होते हैं स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ है, तो ये होते हैं, तो ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। और चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य, तो ये होते हैं शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु समानता। तो इस प्रकार हो जाते हैं 3 4 2 1। तो देखिए इसे ऑप्शन में बी होना चाहिए था, लेकिन बी में क्या किया कि सी को डी पर, डी को सी पे कर दिया है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया है। तो इसमें RS में तो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्जाम में ऐसे किया था, ऑप्शन बी को माना था, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी यानी कि, तो अब है ऑप्शन कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबेद। तो देखिए ये झारखंड जो है इसमें दिखा भी गया है, प्रश्नगत विकल्पों के प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा अपने आयोग से संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण हो गया था, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह होता है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो यह किया है अनुच्छेद 355। 87 नंबर क्वेश्चन है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी। 88 में है, TDSAT का फुल फॉर्म देख लीजिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए, यानी TRI के लिए। ये अधिनियम वर्ष 2000 में किए गए संशोधन द्वारा की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम, तो यह होता है डी है ऑप्शन नंबर, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह,
खेयर, देखिए ये राजस्थान में ऐसा पूछा है, अभी यूपीएससी में तो ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन आप लोग याद रखिए अगर कर सकते हैं तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। देखिए यूपी लोअर में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी न्यायाधीश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं था? तो ये थे एल नागेश्वर राव, ऑप्शन सी, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है? तो ये थे न्यायमूर्ति एस.के. झा, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए इसमें स्टार बनाया गया है और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कौन थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यानी कि PIL की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। तो देखिए PN भगवती है, तो ऑप्शन सी हो सकता है इसमें 92। अब है 93 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई न्यायिक पहल द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कथन, न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी PIL के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 95 में PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा है पब्लिक इंक्वायरी, ये गलत है। तो ऑप्शन ये सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 96 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ यानी PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती सकती है? तो ये किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, ऑप्शन डी। 97 है, कथन और कारण है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है क्योंकि कारण है क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? तो यह होता है USA, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये हुई है USA में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो यह होता है जनहित याचिका से, ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? तो यह ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति AS आनंद। क्वेश्चन नंबर 102 है, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। क्वेश्चन नंबर 104 है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो यह है ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटाला में बाद में, ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर है, समलैंगिकता संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है भारत यानी कि इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है कि धारा 377 से है। तो 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता, देखिए वहाँ पे भारत से जो लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता है, फुल फॉर्म उसका है, IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। तो इस प्रकार देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर समाप्त होता है।
तो आप लोगों ने बताइएगा कि आप लोगों को बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन इसको देखिए पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको वीडियो को कई बार पढ़िए और सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया गया है उसको भी पढ़िए। बुक अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर का नाम होगा राज्यपाल। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।